नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गंवाए सीधे चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, उसके बाद सी लिप्स और थल सेना अध्यक्ष उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंडिया का सेमीकंडक्टर जो मिशन है 2.0 लॉन्च हो चुका है। उसके बाद गगनयान और SCRI के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इंडिया में तो जो वीबी जी राम जी नई मनरेगा की जगह जो स्कीम आई है ये लॉन्च हो रही है आंध्र प्रदेश से, लेकिन बात करेंगे कि राजस्थान में कहाँ से लॉन्च हो रही है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जो 29th जो ई गवर्नेंस समिट है वो कहाँ चल रहा है, आपके जयपुर में चल रहा है, राइट। और इसमें जो है राजस्थान सरकार ने एक नई घोषणा करी है। क्या करी है कि अब जो है ई मित्र व्हाट्सएप सेवा जो है वो जारी कर दी है, और घर बैठे आपको लगभग सरकारी जो सेवाएं हैं 27 उनका लाभ जो आप ले सकेंगे। जैसे कि आपको कई सारे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास ये सब बनवाने हैं, आपको बिजली का बिल भरना है, सारी सेवाएं जो है व्हाट्सएप के माध्यम से होगी। और ऐसी जो सेवाएं वो 27 होगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ई गवर्नेंस का जो 29th राष्ट्रीय सम्मेलन था RIIC जयपुर में, उसके उद्घाटन सत्र में ये जो है व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत करिए। एक नंबर आप नोट कीजिए और आप इसको टेस्ट करके भी देखिए, ठीक है। ये ठीक काम करता है, मैंने इसको चेक किया है। आपका हो गया 94610 एंड उसके बाद 62705, ये जो नंबर है इसको पे आप हाई भेजिए और उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे भेजना है, और उसके बाद जो सरकारी सेवाएं हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही राजस्थान ने स्मार्ट परियोजना और राजस्थान इनोवेशन जो चैलेंज है, ये दो इनका भी शुभारंभ इन्होंने किया है इस 29th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में, ठीक है। जैसे हमने बात करी, बिजली पानी का बिल आप भर सकते हैं, प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, जन्म, मृत्यु, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे इनके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। राशन कार्ड से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको आप अपडेट करवा सकते हैं, और पुलिस विभाग की भी कुछ सेवाएं इसके माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। तो ये जो है डिजिटल गवर्नेंस में ऑलरेडी राजस्थान ने अच्छा काम किया है, और उसी की कड़ी में ये जो है आगे फर्दर आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। हमने कल ई सरस के बारे में बात करी थी, ठीक है। ई सरस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी जो महिलाएं हैं जो संगठन बनाती है छोटे छोटे गांवों में, और इस तरह के काफ़ी संगठन जो है क्रोड्स में जो महिलाएं हैं इनसे जुड़ी हुई है। तो वो भी ई मार्केट प्लस था, यानी कि एक डिजिटल मार्केटिंग टूल था, प्लेटफॉर्म था किसका, इन महिला स्वयं सहायता समूहों का। उसी कड़ी में सी लिप्स ये भी एक तरह का डिजिटल जो है टूल है, ठीक है। किसके लिए? लखपति दीदियों के लिए। और ये लखपति दीदी भी किसके माध्यम से? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही बनती है। कैसे बनती है देखिए, 10 महिलाएं मान लीजिए किसी मोहल्ले की एक साथ आती है और ये मिलके बनाती है क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये अपने से 100 रुपये 50 रुपये महीने के इकट्ठे करके कुछ पैसे इकट्ठे करती है। जब इकट्ठे करती है, इनका रजिस्ट्रेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो जाता है, तो सरकार इनको 1 से 2 लाख रुपए का लोन दे देती है। ये लोन लेके छोटा अपना कोई व्यवसाय शुरू करती है। व्यवसाय शुरू करने के बाद इनके इनकम जो है वो शुरू हो जाती है, और इस तरह ये जो है जब इनकी इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो लखपति दीदी की श्रेणी में ये लोग आ जाती है, ठीक है। तो सी लिप्स जो है वो भी इसी तरह का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सी हेल्प की जो फुल फॉर्म है वो आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? देखिए, इसमें जो है नया व्यापार ये लोग शुरू कर सकते हैं, उसके प्रदर्शन की ट्रैकिंग की जा सकती है, यानी कि वो कैसे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बात की ट्रैकिंग की जा सकती है। इनके लिए आजीविका का जो सृजन है इसके माध्यम से हो जाता है, और वित्तीय समावेशन यानी कि वित्त में और बैंकिंग में जो भागीदारी है इन महिलाओं की वो बढ़ती है। साथ में कृषि और गैर कृषि दोनों प्रकार के ग्रामीण उद्योगों में इनको सहायता मिलेगी। मजबूत और दीर्घकालिक ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसका निर्माण भी इसके माध्यम से होगा। तो आप ये सी लिप्स को और ई सरस को याद रखेंगे। स्पेशली डायरेक्ट भी छोटे जो वनडे एग्जाम्स है उनमें पूछा जा सकता है, आपके RAS एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही जब आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन जो एग्जाम्पल्स है इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बात आप सिंपल लिखेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण किया जा रहा है। और दूसरी बात आप लिखें कि नहीं, ई सरस और सी लिप्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण हो रहा है। तो आपकी बात में जो वजन है वो बढ़ जाता है, आपके बात कहने का जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाता है।
चलिए आगे, हमने बात करी थी कि जनरल जो धीरज सेठ है वो अगले आर्मी चीफ होंगे। अब जो है 1 जुलाई को इनकी नियुक्ति हो चुकी है और इन्होंने सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार अपना ग्रहण कर लिया है। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं मिस कर रहा था कि कौन से वे सेनाध्यक्ष बने हैं, ये शायद बात हमने नहीं पढ़ाई थी। तो ये इंडिया के 31st सेनाध्यक्ष बने हैं। ये भी किसी छोटे एग्जाम में स्पेशली आपके सीईटी में पूछा जा सकता है कि अभी जनरल धीरज सेठ जो सेनाध्यक्ष बने हैं ये कौन से नंबर के सेनाध्यक्ष है। तो आपको याद रखना है 31st, राइट। और नाम भी इनका पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है जो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष, या अध्यक्ष नहीं कहेंगे, इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो नियुक्त किए गए, राइट। उपेंद्र द्विवेदी जी थे इनसे पहले 30वें, और वो अपने 40 साल की सेवा के बाद में डिस्चार्ज हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, एनडीए से पढ़े हुए हैं सेठ जी भी, और इससे पूर्व हुए जो वाइस चीफ थे इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो ये बातें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो 31st है ये सेनाध्यक्ष, और दूसरी बात जो है इनका नाम जो है धीरज सेठ है, आप याद रखेंगे, जनरल धीरज सेठ। चलिए, हमने बहुत पहले 3-4 वीडियोस में बात करी कि हमारा जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई यानी कि जो आप फोन पे और गूगल पे के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं, ठीक है। आपको लगता सामान्य है कि यार इंडिया में तो बाकी देशों में भी ऐसा ही होगा, और स्पेशली जब पश्चिमी यूरोप के देशों के बारे में बात करें या फिर आप यूएई के बारे में बात करें, दुबई के बारे में, तो बड़ी पिक्चर आपके दिमाग में बनती है और आपको लगता है कि वहाँ तो और ज़्यादा एडवांस पेमेंट सिस्टम होंगे। बट यू आर रॉन्ग, नहीं है उनके पास इस तरह का पेमेंट सिस्टम जिस तरह का डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडिया के पास है। और आप अगर मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया का सबसे शानदार जो पेमेंट सिस्टम है वो इंडिया के पास में यूपीआई जो एनपीसीआई संस्था है उसके द्वारा संचालित। तो अब इस यूपीआई पेमेंट को जो बाकी दुनिया के देश तेजी से अपना रहे हैं, और इसको अपना रहे हैं इंडिया की इसी टेक्नोलॉजी और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना रहे हैं। तो ग्रीस जो है अब 10वां देश बन गया है जिसने यूपीआई को अपनाया है। कौन सा देश? 10वां देश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर अगले 4-6 महीने में कोई और कंट्रीज नहीं बढ़ते हैं तो आपके इन्हीं देशों में से सवाल पूछा जा सकता है, या किसी दिन जो सबसे लेटेस्ट होगा उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो 10वां तो हो गया हमारा ग्रीस, और इससे पहले जो 9 देश है जिन्होंने यूपीआई को अपनाया उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। पहला जो कंट्री था वो सिंगापुर था, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई था, तीसरा जो है फ्रांस था। अब देखिए पश्चिमी यूरोप का देश है, बहुत ही प्रगतिशील देश है, इकोनॉमी भी अच्छी है, डिफेंस में भी अच्छा है, लेकिन यूपीआई जो पेमेंट है इंडिया वाला इन्होंने अपनाया है। मॉरिशस है, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, कतर है, श्रीलंका है, 9वां कंबोडिया, और 10वां जो है ग्रीस जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका सीक्वेंस तो 1 to 10 ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मे भी हो सकता है सबसे लास्ट वाला पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश ने अपनाया, तो आपको ग्रीस याद रखना है। लेकिन आपको याद रखने के लिए टोटल कंट्रीज के लिए मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ। जैसे आपको याद रखना है सबसे पहले पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों में कौन कौन है हमारे, ठीक है। पड़ोसी देशों में आपका भूटान हो गया, ठीक है, भूटान के बाद में नेपाल हो गया, और उसके बाद श्रीलंका हो गया। ये 3 हमारे पड़ोसी देश हो गए। फिर आप खाड़ी के देश जिनके बारे में हमने बात करी ईरान युद्ध के समय, ठीक है, उनमें 2 देश हो गए आपके। कौन से हो गया? एक कतर हो गया और दूसरा यूएई हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे जो है हमारे पूर्वी एशियाई देशों में, तो एक देश है कौन सा? कंबोडिया, और एक हो गया आपका सिंगापुर जो कि पहला भी है, ठीक है। सिंगापुर कितने हो गए आपके? 3, 2 5 और 2 7 हो गए। उसके बाद यूरोपीय देशों में आप देखेंगे तो आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ठीक है, फ्रांस ग्रीस हो गया, और आपका मॉरिशस हो गया। मॉरिशस को भी आप इस वाले कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे तो याद हो जाएंगे, यानी कि पड़ोसी देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, खाड़ी देशों में कतर, यूएई, और थोड़ा सा नीचे मॉरिशस, पूर्वी एशियाई देशों में कंबोडिया और सिंगापुर, और यूरोपीय देशों में फ्रांस और ग्रीस। यानी कि यूरोपीय देशों में ग्रीस जो है दूसरा देश बन गया जिसने यूपीआई को अपनाया है। देखिए एनपीसीआई जो है हमारी इंडियन कंपनी है, और ये इंटरनेशनल के माध्यम से, एनपीसीआई इंटरनेशनल के माध्यम से यूपीआई का वैश्विक विस्तार जो है तेजी से कर रही है, जिससे पर्यटक और प्रवासी जो विदेशों में हमारे भारतीय हैं वो भी डिजिटल भुगतान आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक संगठन है SCRI। देखिए फिर मैं आपको वापस ले जाता हूँ कोविड-19 में, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, ठीक है। क्यों बात करते हैं? क्योंकि देखिए ऐसी घटनाएं जो है सैकड़ों सालों में एक बार होती है,
और इनका जो इम्पैक्ट होता है ना वो भी काफ़ी बड़ा होता है, राइट। इसी हिसाब से हमने देखा था कि जब कोविड-19 आया था तो चाइना ने जो है वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है, वैश्विक क्या है, आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट किया था। कैसे किया था? क्योंकि मैक्सिमम जो सामान है वो चाइना से आता था, ठीक है, स्पेशली सेमीकंडक्टर चिप, जिनके बारे में भी हमने लगातार बात करी। तो चाइना ने उस समय क्या इसकी सप्लाई रोक दी, तो बाकी इंडिया समेत जो बाकी दुनिया के देश है इंक्लूडिंग यूएसए, सब में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी प्रभावित होने लगी, उत्पादन जो है प्रभावित होने लग गया, है ना। इसकी वजह से कोविड-19 के बाद में बहुत सारे देशों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया कि भाई कल को अगर ऐसा संकट दोबारा आता है तो हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। तो उस हिसाब से एक संगठन बना SCRI। इसका मतलब क्या है? सप्लाई चेन। एस सी का तो पहला मतलब सप्लाई चेन यानी कि आपूर्ति श्रृंखला, रेजिलियंस, रिजिलियंस इनिशिएटिव, ये पूरा नाम है SCRI का, ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया, किसने लिया? एक तो इसमें प्लेयर है इंडिया, और इंडिया है तभी हम बात करें, दूसरा जापान, और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन 3 देशों ने साझा सप्लाई चेन के लिए एक पहल करी। कब करी? 2021 में। देखिए कोविड-19 था 2020 में, स्पेशली मतलब 19 बोला जाता क्योंकि 2019 में आ गया था, बट इंडिया में जो इम्पैक्ट आया 2020 में, और 2021 में इन्होंने ये त्रिपक्षीय जो पहल है ये शुरू कर ली। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि एक देश पे निर्भरता ना रहे, यानी कि एक देश का सिंपल मतलब है चाइना, ठीक है। इसलिए भारत जापान जो आर्थिक साझेदारी है इसको भी नई गति मिली। हिंद प्रशांत जो सेक्टर है वहां पर भी सुरक्षित सप्लाई चेन पे जोर दिया गया, और युद्ध और महामारी के समय भी ये सप्लाई जारी रहे, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने करी। और भारत की जो स्थिति है वैश्विक सप्लाई चेन में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, उसको भी ये मजबूत करता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको याद रखने के लिए याद रखेंगे आप क्वाड को। क्वाड में कौन कौन से देश है हमने बात करी थी? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा यूएसए। अगर SCRI की बात होगी तो यूएसए आउट हो जाएगा, यानी कि यूएसए SCRI का सदस्य नहीं है, बाकी क्वाड वाले ही तीनों सदस्य है। चलिए आगे, वही सेमीकंडक्टर जिनकी हमने बात करी कि भाई कोविड-19 का जब संकट आया तो इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इसकी वजह से ही SCRI जैसे संगठन बने। ये तो वैश्विक संगठन हो गए। हमें अपने घरेलू जो सेमीकंडक्टर है उनका भी तो उत्पादन बढ़ाना है भाई। तो उसके लिए हमने जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 लॉन्च किया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, 2 साल पहले। उसमें 76,000 करोड़ रुपए हमने दिए थे। अब जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो 2.0 है उसमें 1,25,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा सरकार ने करी है और बजट आवंटन कर दिया है, ठीक है। तो हमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखनी है मिनिस्ट्री कौन सी है, तो MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी है, वो इसका मंत्रालय है जिसने बजट आवंटन किया है। बजट आवंटन तो स्पेशली वित्त मंत्रालय ने किया है। जिस मंत्रालय के तहत ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0 काम करेगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय, राइट। मिशन का मूल लक्ष्य क्या है? भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना। देखिए वही बात आ गई, जिस चिप को लेके कोविड-19 के समय प्रॉब्लम हुई थी, उसी चिप के निर्माण का हब इंडिया को बनाना। क्या होगा इसमें? पहली बात, चिप स्वदेशी होगी, डिजाइन स्वदेशी होगी, आधुनिक उपकरणों का निर्माण होगा, सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता विकसित की जाएगी, यानी कि बाकी देशों पे हमें निर्भर नहीं रहना है। होगा क्या? सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब दोनों ही स्थापित की जाएगी, और ऐसा स्थापना करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, और उसी के लिए ये 1.25 लाख करोड़ का जो फंड है ये जारी किया गया है। और क्या होने वाला है इसमें? रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यानी कि जो आयात हम करते हैं चाइना से, ताइवान से, और स्पेशली साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया से, वो जो आयात है वो कम होगा। भू राजनीतिक सुरक्षा यानी कि जियोपॉलिटिक्स सिक्योरिटी जो इंडिया की है वो भी इंप्रूव होगी। रोजगार बढ़ेगा इस सेक्टर में, और स्पेशली जो है स्मार्टफोन और डिफेंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल होगी, साझेदारी होगी। तो इसमें जो है अच्छी स्थिति इंडिया साबित कर लेगा। लेकिन समस्या क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की लगातार ज़रूरत है, अरबों डॉलर की लगातार निरंतर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पहली समस्या, पहली चुनौती, समस्या नहीं कहेंगे, चुनौती कहेंगे। दूसरी है, इसके लिए निर्बाध बिजली चाहिए, यानी कि इसकी जो यूनिट्स स्थापित होगी उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली चाहिए और लगातार बिजली चाहिए, राइट। उसके बाद अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे यहाँ वाटर की जो क्वालिटी है वो आप सबको पता है। तो अल्ट्रा प्योर वाटर प्लस अनइंटरप्टेड जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। और तकनीकी अंतर जो है बड़ी कंपनीज के पास में जो एक्सपर्टीज है वो इंडियन कंपनीज कैसे हासिल करेगी, ये दो बड़े चैलेंज है, राइट। तो और बोला जा रहा है कि ये जो है डिजिटल हमारी जो संप्रभुता है और इंडस्ट्री 4.0 है उसके नेतृत्व को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, इतनी क्षमता इस मिशन में। लेकिन ये जो चुनौतियां हैं ये भी बहुत ज़्यादा वास्तविक है, इन पे भी काम करना पड़ेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे मुख्य परीक्षा में अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन के बारे में बताएं, तो आप आराम से, आपके पास में 100, 120, 150 वर्ड्स आराम से रेडी है। सबसे पहले आप प्रस्तावना देंगे कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है एलोकेट किया गया है। इसके तहत हमारी जो स्पेशली आत्मनिर्भरता है वो घटानी है, आयात की भू राजनीतिक सुरक्षा हमारी इंश्योर होगी, बहुत हाई क्वालिटी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनेगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है। पहली चुनौती, इसके लिए हाई प्योरिटी का वाटर चाहिए जिसकी स्कैरिसिटी है। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसकी भी इंडिया में कमी है। लगातार बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर हम इन सब क्षेत्रों पे काम करें तो भारत की डिजिटल संप्रभुता भी हासिल की जा सकती है और औद्योगिक क्रांति 4.0 जो है, यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति, वहाँ भी एक अग्रणी भागीदार के रूप में इंडिया अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है। अगर आप इस तरह अपना आंसर करते हो तो आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि 5 में से 3.5 से लेके 4 मार्क्स आपको आंसर में दे के जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को एक बेस, एक अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जीपीएस जो है अमेरिकन पोजिशनिंग सिस्टम है जो आज हम सबकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। लेकिन एक विदेशी जो टूल है उस पर निर्भरता एक लेवल तक ठीक है अगर आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट बनाने की कंडीशन में है तो आपको बनाया जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं हमारे जो ये एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट जिस टूल के माध्यम से अपना जो रास्ता निर्धारित करते हैं वो जीपीएस है। 2015 तक प्योरली ये जीपीएस पे निर्भर थे, लेकिन 2010 के आसपास सरकार ने सोचना शुरू किया कि यार जीपीएस पे निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1999 के कारगिल युद्ध के समय यूएसए ने हमें इनपुट देने से मना कर दिया था। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पाकिस्तान आर्मी के बेस, मतलब स्पेशली पाकिस्तान आर्मी वहाँ के लोकल्स के बेस में आके बैठ गई थी, उन पोजीशंस की लोकेशन देने से अमेरिका ने मना कर दिया था। तो इस तरह की सिचुएशन आगे भी आ सकती है। और हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है, यानी कि नागरिक उड्डयन विमान वाली जो इंडस्ट्री है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हमें अपना कोई सिस्टम चाहिए था। इसकी वजह से दो ऐसी एजेंसी एक साथ आई। सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, ठीक है, और दूसरा हमारा इसरो। इन दोनों ने मिलके एक उपकरण बनाया, एक सिस्टम बनाया, गगन। गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये जो गगन है ये जीपीएस का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन जीपीएस की एक्यूरेसी में सुधार करता है। और जीपीएस काम नहीं करता तो एज ए स्टैंड बाई काम भी कर सकता है। और ये जो प्रणाली है 2015 से शुरू हो गई। अब स्पेशली हमारा जो इंडियन जहाज है, जो जहाज मान लीजिए आपका दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है, ये मेनली जीपीएस पे ही निर्भर नहीं करेगा। इसके साथ में जो गगन है उसके इनपुट भी लगातार चलेंगे। और जीपीएस के साथ एक प्रॉब्लम और थी, जब खराब मौसम होता है या कुछ और तकनीकी खराबी, तब इसकी एक्यूरेसी जो है, सटीकता जो है प्रभावित होती है। ऐसे समय में गगन जो है वो एक स्टैंड बाई के रूप में काम कर सकता है और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हमें प्रदान करता है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो जीपीएस की सटीकता को बढ़ाता है, विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, रियल टाइम करेक्शन करता है, रियल टाइम सूचना को अपडेट करता है, इंटीग्रिटी मॉनिटर करता है और 2015 से पूरी तरह संचालित है। ये भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान के साथ में चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिसके पास में इस तरह का स्टैंड बाई सिस्टम है। और ये जो है भारत को आत्मनिर्भर भारत भी बनाता है, क्योंकि ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो विमानन सेक्टर के लिए उपयोगी है। गगन पे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। देखिए पुराना हमारा तकनीक है, लेकिन अभी ये चर्चा में है, इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दो संगठन जिनके बारे में मैंने बात करी, किसने मिलकर, इसरो ने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब देखिए
ये एक इंसिडेंट है आपके उदयपुर का, और आपको शायद मैंने जहाँ तक याद है मैंने आपको शेयर भी की है ये वाली क्लिप जो है। और मैं आपको क्लिप के बारे में एक बात बता देता हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट्स फाइन, और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर हो यहाँ पे। लेकिन जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, प्लीज़ डू रीड, आप उनको पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर आपका लक्ष्य है सिविल सेवा में अपने आप को अपीयर करना है, सेलेक्ट होना है, तो आपको रीडिंग हैबिट्स रखनी ही पड़ेगी। आपके लिए यहाँ सहूलियत हो जाती है कि कुछ जो कठिन चीज़ें उनको मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ, एक कंसोलिडेट आपको लेक्चर मिल जाता है। और एक जो इम्पैक्ट होता है कि पढ़ी हुई से ज़्यादा आपको लिखी हुई जो सुनी हुई चीज़ें वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। इस वे में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको पढ़ना है। तो ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, और इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इवन मैं आपके लिए दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका कवर करता हूँ, फिर भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। चलिए, तो ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। ये उदयपुर की न्यूज़ है, और एक बहुत ही ओल्ड जो लेडी है वो एसपी ऑफिस गए, और इनकी एज इतनी ज़्यादा और फिजिकल प्रॉब्लम कि इनसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। और जो ये तस्वीर है इसी हिसाब से ये सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। जैसे तैसे ये सीढ़ियों पे चढ़े, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पे जो एसपी के ऑफिस तक गए, एसपी वहाँ इनको मिले नहीं, और उसके बाद ये जो है न्यूज़ में आया, और इनका जो काम था वो भी नहीं हुआ। अब ये क्या दिखाता है, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें। एक तो जो कलेक्ट्रेट जो पूरा का पूरा जो सर्कल है, यानी कि कलेक्ट्रेट जो इनका पैरामीटर है, वहाँ पे एसपी, आईजी, इन सारे के ऑफिसेज है। एक सिंगल ऑफिसर ने इनको एंटरटेन नहीं किया, संवेदना नहीं दिखाई कि एक लेडी इस तरह की फिजिकल चैलेंजिंग कंडीशन में, ओल्ड एज में, इस तरह एक्सेस करना चाह रही है प्रशासन को, और प्रशासन उसको एक्सेस नहीं दे रहा है। आपको एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए एसपी, एज ए कलेक्टर, एज ए एसडीएम, एज ए आरपीएस, डीवाईएसपी, आप में ये संवेदना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच के देखिए, इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे आज भी 15 से 20 करोड़ जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास 2 खाने की रोटी भी नहीं है, उनको आप लोगों की कितनी ज़रूरत है। और एक लेडी कितनी दूर से कहाँ से चल के आई होगी, कितनी उम्मीदों के साथ आई होगी। हालांकि ये जो एसपी साहिबा है, इन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया कि आई डोंट नो द लेडी व्हेन कम्स एंड ऑल। ठीक है, ऐसे अलर्ट बन के आपको नहीं रहना है। स्टेटमेंट देने के बजाय इस लेडी एसपी को उस महिला के घर पहुंच जाना चाहिए था कि हम आपको डिलीवर नहीं कर पाए, आप हमारे ऑफिस पे आए तो मैं आपके घर आ गई। कुछ नहीं बिगड़ता, नथिंग। ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है एसपी का। अगर मान लीजिए इसकी बेटी का बर्थडे होता या इसकी फ्रेंड की शादी होती, ये ऑफिस छोड़ के जाती, तो उस लेडी के लिए भी जाया जा सकता है। मानवीय संवेदना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेवक है, आप बॉस नहीं है। आप पता है उस ऑफिस में क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि इन हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं ने आपको चुन के जो सरकार बिठाई है, उस सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आप फिट होते हो, जिसके आप नौकर हो। अल्टीमेटली आपका काम इनके लिए काम करना ही है। इस तरह की संवेदनशीलता अपने अंदर रखनी है, जो कि ना केवल आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके ह्यूमन होने के हिसाब से और आपके रियल ऑफिसर होने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को आप इन थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ में देखने का प्रयास करें। आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमारी सोसाइटी आपने पढ़ी भी है, तो आप थोड़ा बेहतर रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो सोसाइटी जो है छोटा सेगमेंट है, आरएस मेंस में 20 या 20 से भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, राइट। जो नया वाला सिलेबस है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है, राइट। अब क्या हो रहा है तलाक को लेके, अगर मैं आपको सीधा बोलूँ, आपके मन में आएगा सीधा कि इट्स वेरी बैड, या एब्सोल्युटली बैड। मैं भी इस बात को मानता हूँ, ठीक है। लेकिन टाइम इवोल्व होता है, वो टाइम के साथ में सोसाइटी भी इवोल्व होती है। एक टाइम था आज से 200 साल पहले कि सती प्रथा, जो सती प्रथा का आप मतलब समझ रहे हैं कि एक लेडी जो है उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में उसी की चिता में उसको बैठा दिया जाता था जिंदा, और लेडी भी बैठ जाती थी। बहुत हंसी खुशी तो मैं नहीं कहूँगा कि क्या ही बैठती होंगी, लेकिन फिर भी उस मर्यादा के लिए, मान के लिए कैसे भी बैठ जाती थी, और वो समाज भी आराम से उसको बिठा के वापस आ जाता था। फिर कुछ लोगों को लगने लगा नहीं यार, ये राइट नहीं है, ये ठीक नहीं है। चीज़ें बदली। आज हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि कोई लेडी जिंदा किसी व्यक्ति की जो जलती चिता है उसमें बैठ जाया करती थी और अपना जीवन सर्वस्व अर्पित कर देती थी। ये परंपरा इसी देश में रही है, और एक नहीं, बहुत बड़े लेवल पे ये परंपरा रही है,
ठीक है। तो जब तलाक की बात आती है परंपरागत, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर एक कपल में अगर तलाक चल रहा है तो मुझे नहीं लगता वो कोर्ट रूम के अलावा कहीं मिलते होंगे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में। और आज तक इंडिया में मतलब ही नहीं है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, एक दूसरे की गली से नहीं निकलना। और जब आपका कोर्ट का फैसला आ गया देन नोट्स ओके, आपको दोबारा कभी एक दूसरे को मतलब ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहते। ये एक ट्रेडिशनल हमारी सोसाइटी होगी। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्लेंडेड फैमिली का। क्या आ रहा है? ब्लेंडेड फैमिली का। फिर मैं एक आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं इसके विपक्ष में भी नहीं हूँ, राइट। जो आर्टिकल में लिखा गया मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट बी जजमेंटल, ठीक है। बीइंग आपको सोसाइटी में जो हो रहा है वो देखना है, ठीक है। निष्पक्ष, वो एक बोलते हैं उसको, कुछ वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, साक्षी भाव से कि ये हो रहा है, ठीक है। सही गलत अलग बात है, मैं क्या मानता हूँ वो एक अलग मान्यता, आप क्या मानते हो वो अलग मान्यता है, लेकिन हमें जो सोसाइटी में हो रहा है उसको देखना है और साक्षी भाव से देखना है, इन्वॉल्व होकर नहीं देखना, राइट। तो हाल ही में जो आमिर खान साहब है, इन्होंने अपनी तीसरी मैरिज करी, और आप में से अधिकांश लोगों को तीनों वाइफ्स के नाम भी पता होंगे, मुझे नहीं पता है, किरण राव का नाम पता है, बाकी उसके अलावा दो का नाम नहीं पता। बेसिकली मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में लोगों ने देखा कि तीनों जो लोग हैं, मतलब तीन जो अब तक की वाइफ, दो पुरानी वाइफ, एक अभी वाली वाइफ और एक सलमान खान, चारों जो लोग हैं एक ही कार में एक किसी पार्टी में जा रहे हैं। लोग सरप्राइज हो गए कि यार ये कैसे हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ऋतिक रोशन और सुजैन जो थी, उनके बीच में शादी हुई, उसके बाद तलाक हो गया, और तलाक के बाद में भी वो जो है पब्लिक प्लेसेस पे, फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस पे मिलते हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो साथ जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमनली अब सेलिब्रिटीज़ में देखी जा रही है, यानी कि वो अपना जो अहम है उसको बच्चों की परवरिश पे आड़े नहीं आने दे रहे। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर तलाक का किसी चीज़ पे पड़ता है तो इंडिविजुअल से ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है स्पेशली, क्योंकि बच्चे जो है ये एक बहुत स्ट्रेसफुल और लंबा एक तरह का एक संघर्ष होता है, और इस पूरे संघर्ष में अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कोई होता तो बच्चे होते हैं। लेकिन जब इस तरह का ये है, इसमें तमाम हजार बुराइयां होगी। शादी हमारे यहाँ एक पवित्र बंधन माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, उसको तोड़ना पाप माना जाता है, लेकिन टूट तो रहा है ना भाई। वो टूटने के बाद इसमें अगर एक ये पॉजिटिविटी नज़र आ रही तो हमें थोड़ा सा इसको सकारात्मक भाव से देखना चाहिए, और राइटर यही इसमें मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। यानी कि पुरानी सोच जो थी उसमें तलाक को युद्ध की तरह एक खलनायक, एक पीड़ित परिवार दो खेमों में बढ़ जाता था, लेकिन जो नई सोच है उस नई सोच में ट्रांजिशन, पूर्व पति पत्नी जो है सहयोगी बने रहे हैं, बच्चों को किसी एक पक्ष को ना चुनना पड़े। देखिए बेसिकली जब अगर परिवार टूटते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल तलाक का सिस्टम है, तो उसमें बच्चा, बेटा या बेटी को किसी एक तरफ रहना होता है, और कोई भी बच्चा एक पेरेंट से कैसे कंप्लीट हो सकता है, उसको तो दोनों चाहिए ना। तो ये जो नया सिस्टम है ये एक नए तरीके का, और एक जो वर्ड है इसके लिए यूज हो रहा है वो हो रहा है ब्लेंडेड फैमिली। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी सुनाने के पीछे ये वर्ड। जब आप सोशल मुद्दों पे बात करेंगे और आप सीधा लिखेंगे कि आजकल जो है ब्लेंडेड फैमिली का ये जो कॉन्सेप्ट है निकल के आ रहा है, आप मान के चलिए आपका जो एग्जामिनर है वो सरप्राइज हो जाएगा। वो आपको देखेगा कि नहीं यार इस बच्चे ने कुछ अलग पढ़ा है, कुछ अलग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये है, रास्ते अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि दिलों में दूरियां भी हो। जब आमिर खान पूर्व पत्नी और होने वाली पत्नी, अच्छा होने वाली है क्या, अभी हुई नहीं, ओके, एक कार में देखा तो समाज में हलचल मच गई। ये घटना भारत में ब्लेंडेड फैमिली की उभरती हुई अवधारणा की ओर इशारा करते हैं, जहां विवाह समाप्त होने के बाद भी परिवार बिखरता नहीं है। अब देखिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट? पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, फिर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में बट गए, और ये दोबारा एक जॉइंट जैसा जो है कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, राइट। तो कहते भी हैं कि हम जो प्रोग्रेस करते हैं वो कभी भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं होती, हमारी प्रोग्रेस ऐसी होती है कि हम गोल गोल घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पहुँच जाती है सोसाइटी भी, देश भी, समाज भी, ये सारी बातें। बदलता भारत, तलाक, बच्चे और सामाजिक जवाबदेही। शोध भी ये बात बोलते हैं कि बच्चों को माता पिता के लंबे संघर्ष से सर्वाधिक नुकसान होता है। जो तलाक से गुजरते हैं पेरेंट्स, उनके संघर्ष से सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है। और दो शांतिपूर्ण घरों के बीच रहने वाला बच्चा तनावपूर्ण रहने वाले घर के बच्चों से बेहतर स्थिति में होता है। ये ठीक बात है, भारत बदल रहा है, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, लोग देर से शादियां कर रहे हैं, विवाह से अपेक्षाएं भी बढ़ी है, तलाक की दरें भी बढ़ी है, एक वैकल्पिक कहानी भी जरूरी है। मुख्य संदेश क्या है? सवाल ये नहीं है कि क्या दो लोग हमेशा विवाहित रह सकते हैं, सवाल ये है कि क्या विवाह समाप्त होने के बाद भी वो एक दूसरे के प्रति सदाशय बने रह सकते हैं, यानी कि बिना कटुता के क्या वो बने रह सकते हैं। तो इस तरह की बात है, नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप सोचेंगे इस पे।
और सही गलत जैसा कुछ होता नहीं है, आपको साक्षी भाव से देखना और फिर भी अपनी उसके बाद अगर ओपिनियन बनानी, दैट्स ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, विकसित भारत ग्रामीण जो योजना है वीबी जी राम जी, इसकी जो राष्ट्रीय शुरुआत है वो आपकी हो गई आंध्र प्रदेश से। हमने बात करी थी कि आंध्र प्रदेश से शुरू होने वाली है, वहाँ से होगी। लेकिन राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई है? देखिए, देवमाली हमारा जो गांव है, बेस्ट टूरिस्ट विलेज, कौन सा? देवमाली, वहाँ से जो है मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। तो इसको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इसके साथ में एक नई योजना जनता जल योजना जो है 418 करोड़ रुपए की, उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ है। देखिए ये क्या है, ये बेसिकली देखिए पानी की समस्या राजस्थान में बहुत बड़ी है, जल जीवन मिशन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक योजना है जो कि अजमेर और नागौर के कुछ एरियाज और देवमाली के आसपास वाले एरियाज के लिए इन्होंने लागू करी है। क्या करना है? पानी की जो समस्या है, सोलर बेस्ड सिस्टम लगा के नलकूप वगैरह की व्यवस्था करना। देखिए बेसिकली जो ट्यूबवेल या बोरिंग होते हैं वो अगर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे हैं तो लाइट आती जाती रहती है तो लोगों को परेशानी होती है, तो सोलर बेस उनको बनाना। जल जीवन मिशन के साथ में भी इसको एकीकृत किया है। जो फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र अजमेर और नागौर के, वहाँ पे आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं और प्रबंधन जो है ग्राम पंचायतें करेगी, विकेंद्रीकृत रूप से प्रबंधन इसका ग्राम पंचायतें करेगी, जिससे कि बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। हालांकि बेहतर मॉनिटरिंग की कोई गारंटी नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है ऊपर से ज़्यादा भ्रष्टाचार, नीचे भी कोई कमी नहीं है उस तरह से। तो उसके बारे में लगातार अपन बात करते जाएंगे। सोसाइटी का एक और जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो है बुजुर्गों की समस्या। देखिए हमारी जो टीएफआर रेट है 2.1 से भी नीचे आ गई है, 2 और इवन 1.9 के आसपास पहुंच गई है। और अब बताया जा रहा है कि 2047 तक जो बुजुर्गों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। और बुजुर्गों की समस्या जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो स्वास्थ्य पे होने वाला खर्च है वो भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा की उनको जरूरत जो है बढ़ने वाली है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स एक रिपोर्ट है, यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स, उसके अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्या 2000 के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई है। लगभग 4 करोड़ थे 2000 के आसपास और 2026 में बढ़ के ये लगभग 16.8 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि ये लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है और 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत लगातार घट रहा है। तो ये जो है एक चुनौतीपूर्ण इंडिया के लिए एक सिचुएशन आने वाली है। क्या समस्या है? युवा देखिए विदेश और बड़े शहरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, मजबूर भी है, काम मिल नहीं रहा है यहाँ पे। वृद्ध जो माता पिता है, आर्थिक और स्वास्थ्य का उनका सहारा नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट जो है स्वास्थ्य खर्च करना पड़ रहा है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत अपर्याप्त है। ये जो है मेन मुद्दे हैं, इनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, हमारी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवजात शिशुओं के लिए पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल कार्यक्रम शुरू किया। अब कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए भी इस तरह के जो कल्याणकारी कार्यक्रम और नीतियां हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। अब देखते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, आज लंबा हो रहा है थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी हमारा जो है बड़ा घर है। बेसिकली राइटर यहाँ पे जो है एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक प्रोग्राम में था मैं, आप समझना इस बात को, और प्रोग्राम में मैंने लोगों से पूछा कि मैं आपको कचरा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये कचरा आपको अपने बेडरूम में फेंकना है, बेडरूम में फेंकना है। सब लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्ट। उन्होंने कहा पागल हो गया, हम अपने बेडरूम में कचरा क्यों फेंकेंगे, आपका दिमाग तो ठीक है। उन्होंने कहा यार इतनी सीरियसनेस? बोला हाँ। बोला आप अपने जो छोटा घर है ना इसकी तो पूरी चिंता कर रहे हो। छोटा घर यानी कि आपका हाउस, आपका बेडरूम, लेकिन आपका जो बड़ा घर ये धरती है ना, इसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे, इसके ऊपर आप कुछ भी फेंक रहे हैं। तो एक सोचने वाला चिंतनीय मुद्दा उन्होंने लोगों के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है हमारा बड़ा घर है, इसकी अपने घर की तरह ही इसको साफ सुथरा रखना है। और एज ए स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि अकेले से कुछ नहीं होता या बहुत छोटे लेवल पे हम बदलाव नहीं कर सकते, बट हमें अपने हिस्से का बदलाव कर लेना चाहिए। बाकी दुनिया को जैसे चलना है वैसे चलते रहना है। तो हम प्लेज ले सकते हैं, हम अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम कोई फालतू कचरा इस धरती को जितना कम हो सके उतना स्ट्रेस और गंदगी हम इसको देंगे, राइट। चलिए, हमारे 2 घर होते हैं, एक छोटा घर जहाँ हम रहते हैं और एक बड़ा घर हमारी धरती। हम छोटे घर को तो साफ रखते हैं लेकिन इस बड़े घर के साथ में इतनी लापरवाही क्यों, ये बात राइटर बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि हम रोज अदृश्य कचरा फेंकते हैं फिर भी अनजान है। हम छोटे घर में कचरा नहीं फेंक सकते तो उस बड़े घर में कैसे फेंक देते हो जो हमें जीवन देता है, जो हमें अनाज देता है, जो हमें रहने के लिए घर देता है, जो हमें चलने के लिए धरती देता है, वॉट एवर सब कुछ हमें देता है, उसकी हम परवाह क्यों नहीं करते।
हम दिन भर में पता नहीं कितना ही कचरा इसको दे देते हैं, और सारा हमारा कचरा जो है CO2 उत्सर्जन का एक वजह बनता है। इसकी वजह से जो है जलवायु परिवर्तन, हीट वेव, जंगलों की आग, सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज का जो कचरा है ना, पीढ़ियों की सजा बनेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए और बड़ी सजा बनेगा। इसलिए राइटर बोलते हैं कि जलवायु में जो सुधार है वो तकनीक से नहीं, जागरूकता और संयम से शुरू होता है, और हमें अपने बड़े घर के साथ भी वैसा ही सम्मान और जागरूकता जरूरी है जैसी हम अपने छोटे घर के साथ में करते हैं। आगे 29वां जो हमारा AI राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो जयपुर में हो रहा है, यहाँ पे जयपुर घोषणा पत्र की एक घोषणा हुई है, जयपुर घोषणा पत्र अपनाया गया है। इसके बारे में विस्तार से आने वाले दिनों में हम बात करेंगे, जब कंक्लूड होके इसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह बाहर आएगी। यहाँ पे हमारे जो साइंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने ह्यूमन लेड AI की बात करी है, यानी कि बोला है कि जो मानवीय बुद्धिमत्ता है वो AI का नेतृत्व करे, और यही विकसित भारत 2047 का मंत्र है। यानी कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो AI को लीड करे, ना कि AI मानव को लीड करे। और AI से शासन में पारदर्शिता लाई जा सकती है, शासन में दक्षता लाई जा सकती है, सेवा वितरण में सुधार जो है इसके माध्यम से किया जा सकता है। उस 17 पहलों पे जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार इन्होंने दिए हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, राइट, आने वाले 2-4 दिन में। और जयपुर घोषणा पत्र में बोला है कि प्रौद्योगिकी जो है नागरिकों को सशक्त बनाए, न कि मानवीय जवाबदेही की जगह ले। ये नागरिकों को सशक्त बनाए, मानवीय जवाबदेही की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारे आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो, और आज मुझे लग रहा है काफ़ी काम की बातें हमने करी है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल नए डिस्कशन के साथ। जय हिंद।